गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए इसको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उस सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। पूरे 40+ क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी लाइब्रेरी साइंस के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्लासिफिकेशन को करने के लिए किन साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। देखिए, क्लासिफिकेशन को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन और डायनेमिक क्लासिफिकेशन। तो डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन के जो साइंटिस्ट हैं हम पहले उनके नाम देखेंगे, फिर डायनेमिक क्लासिफिकेशन के देखेंगे। देखिए, सबसे पहले साइंटिस्ट है एच.ई. ब्लिस। एच.ई. ब्लिस ने आपको बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन दिया था जो कि पब्लिश हुआ था 1935 में। इन्होंने दो बुक्स दिए थे। पहला बुक्स है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड द सिस्टम ऑफ साइंस 1929 में, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स। ये दो बुक्स एच.ई. ब्लिस के द्वारा दिया गया था और इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सी दी थी? बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन 1935 में। फिर आता है आपका W.C.B. सेयर्स। W.C.B. सेयर्स जो है आपके एक इंग्लिश लाइब्रेरियन है और ये S.R. रंगनाथन के टीचर भी हैं और यही सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो टर्म कैनन है इसको इंट्रोड्यूस किया था। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के ग्रामेरियन जिसको कहते हैं वो भी W.C.B. सेयर्स ही हैं। इन्होंने जो बुक्स दिए थे वो है बुक ऑफ क्लासिफिकेशन कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 में, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये इनके 4 बुक के नाम हैं। W.C.B. सेयर्स ने आपके कैनन्स को 29 कैनन्स में डिवाइड किया था। कब, कितनी कैटेगरीज में? तो 29 कैनन्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहला है कैनन ऑफ डेफिनेशन, सेकेंड है कैनन ऑफ डिवीजन, थर्ड है कैनन ऑफ टर्म्स, फोर्थ है कैनन ऑफ बुक एंड बुक क्लासिफिकेशन, फिफ्थ है कैनन ऑफ नोटेशन एंड सिक्स्थ है कैनन ऑफ बुक क्लासिफिकेशन स्कीम। देखिए, पूछा जाता है कि W.C.B. सेयर्स ने जो ये कैनन्स जो दिया था क्लासिफिकेशन का, ये कब दिया था? तो 1916 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है E.C. रिचार्डेशन। E.C. रिचार्डेशन फर्स्ट क्लासिफिकेशनिस्ट हैं जिन्होंने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो थ्योरी है वो एक सिस्टमैटिकली दिया था। तो ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम को सिस्टमैटिकली अरेंज किया। तो E.C. रिचार्डेशन। इनकी बुक का नाम था क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ये फर्स्ट टेक्स्ट बुक थी क्लासिफिकेशन पे और इनका एक नोटेशन जो है, एक कोट जो है वो सबसे फेमस है, वो है नोटेशन एज ए शॉर्ट हैंड साइन। तो ये भी याद रखिएगा कि नोटेशन एज ए शॉर्ट हैंड साइन किसने दिया था? तो E.C. रिचार्डेशन। फिर आते हैं साइंटिस्ट आपके E.W. ह्यूम। ये इन्होंने जो बुक ही पब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ बुक क्लासिफिकेशन, इनकी जो बुक थी उनका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ बुक क्लासिफिकेशन। इन्होंने पूरी क्लासिफिकेशन सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैकेनिकल एंड फिलोसफिकल। तो ये भी पूछा जाता है कि हुम ने क्लासिफिकेशन सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? तो टू पार्ट्स में, मैकेनिकल एंड फिलोसफिकल। इन्होंने जो डेवलप किया था प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी वारंट, लिटरेरी वारंट, कब? तो 1911 में। ये लिटरेरी वारंट किसके अंदर आता है? कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस के अंतर्गत आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि लिटरली वारंट जो है किसने दिया था? तो E.W. ह्यूम। कब दिया था? तो 1911 में। तो ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं आपके जेम्स डफ ब्राउन। देखिए, इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन स्कीम्स दिए थे। पहला है ग्यूनिन ब्राउन स्कीम, फिर है आपका एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन 1897 में, फिर आपका है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 में। इसका सेकेंड एडिशन आया था 1914 में। ब्राउन्स का जो सब्जेक्ट प्रिंसिपल था वो क्या था? एवरी साइंस एंड आर्ट स्प्रिंग फ्रॉम सम डेफिनेट सोर्स। इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है इनका कि इन्होंने वन प्लेस थ्योरी किसने दिया है? वन प्लेस थ्योरी जेम्स डफ ब्राउन ने दिया है और दूसरा साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन थ्योरी भी जेम्स डफ ब्राउन ने दिया है। तो आपसे जेम्स डफ ब्राउन से ज़्यादातर यही दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कब दिया था, इन दोनों का ईयर पूछा जाता है, और वन प्लेस थ्योरी किसने दिया था। तो ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है जेम्स डफ ब्राउन से, तो ये याद रखिएगा।
जेम्स डब ब्राउन की कुछ बुक्स हैं। सबसे पहला है बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ म्यूजिशियंस, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल, ए मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल बिब्लियोग्राफी, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट। देखिए जेम्स डब ब्राउन के बुक्स से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है, तो जेम्स जेडी ब्राउन की जितने भी बुक्स हैं इसको नाम प्रॉपर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो सारे साइंटिस्ट थे ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्क्रिप्टिव में बताया था। ठीक है, अब जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया था। ये फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया थे। इन्होंने बुक जो पब्लिश की थी वो है प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसका फर्स्ट एडिशन 1937 में और सेकेंड एडिशन 1957 में आया था। इन्होंने 6 बेसिक लॉज दिए थे जिसमें आता है ये, और इनकी बुक्स का क्या क्या नाम था, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन जो कि 1951 में आई, फिलॉसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो 1950 ये भी 1951 में है। देखिए एस.आर. रंगनाथन का बुक्स, उनका कंट्रीब्यूशंस, एस.आर. रंगनाथन से रिलेटेड जितना भी कुछ है उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एस.आर. रंगनाथन से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो एस.आर. रंगनाथन का जो पूरा बायोग्राफी है वो आप उस वीडियो से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए एस.आर. रंगनाथन से कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में यही पूछा जाता है कि एस.आर. रंगनाथन ने किस टाइप का क्लासिफिकेशन दिया था, तो डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इन्होंने कैनन्स, कितने कैनन्स बताए थे, तो 43 कैनन्स बताए थे, जिसमें से इन्होंने इन तीनों 43 कैनन्स को 3 प्लेन्स में डिवाइड किया था, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन एंड नोटेशनल प्लेन। आइडिया प्लेन जो आपका 15 कैनन्स में 15 कैनन्स है आइडिया प्लेन के, वर्बल प्लेन के 4 कैनन्स हैं और नोटेशनल प्लेन के 24 कैनन्स है। तो ये याद रखना है। पहला क्वेश्चन कितने कैनन्स दिए थे, कितने प्लेन्स में बांटे थे। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे। कैनन्स ऑफ आइडिया प्लेन, कैनन्स ऑफ आइडिया प्लेन में आपका 5 कैनन्स आता है। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ अरे ऑफ क्लासेस, कैनन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ चेन ऑफ क्लासेस। फिफ्थ है कैनन फॉर फिलेटरी सीक्वेंस। देखिए अभी हम लोग सारे कैनन्स को एक एक करके समझेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन आपको ये पूछ दिया जाएगा कि आप बताइए कि अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ये किस कैनन्स के अंतर्गत आता है। तो जब तक आप कैनन्स को समझे हुए नहीं रहेंगे कि किस कैनन का क्या मतलब होता है, आप उस कैनन को आंसर नहीं लगा पाएंगे। तो आपको सारा कैनन्स क्या करना है, अच्छे से समझना है कि किस कैनन का क्या मतलब होता है। तो अभी हम सारा कैनन्स पढ़ेंगे, आइडिया, वर्बल एंड नोटेशनल तीनों का। देखिए कैनन्स ऑफ आइडिया प्लेन में कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि कैनन्स ऑफ आइडिया प्लेन में कितने कैनन्स आते हैं और इनके नाम याद रखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, अरे, चेन और फिलेटरी सीक्वेंस। देखिए कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि क्लासिफिकेशन ऐसा आपको करना है जो कि किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता हो, जैसे कि कोई प्लेस हो गया, टाइम हो गया, कोई फॉर्म हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मतलब आप एक क्राइटेरिया, एक विशेषता को लेके क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बुक्स को डिवाइड कर रहे हैं। ये आता है कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में। कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि आप अगर आप कोई भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और उसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को ले रहे हैं क्लासीफाई करने के लिए, तो उसका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं उसमें डिवाइड करने के लिए कि टाइप ऑफ स्कूल कौन सा है, कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा प्राइवेट है, उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा विशेषताओं को लेके भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होना चाहिए जो कि अरेंजमेंट को क्या करता हो, स्पष्ट करता हो, और ये नहीं कि आपको कंफ्यूज कर रहा है कि किस तरीके से आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ले रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि एक से ज़्यादा जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा सीक्वेंस क्या हो, कि लॉजिकल हो, तर्क संगत हो। फिर आता है कैनन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अरे ऑफ क्लासेस। इसमें क्या होता है, अरे क्या होता है, एक सेट ऑफ क्लासेस होता है जो कि एक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पे बनता है। तो हम लोग को याद रखना है कि जो एक अरे है जो वो क्या कर सकते हैं, ये सुनिश्चित कर सके कि ये एक अरे जो है पूरा है, और ये एक अरे जो है वो दूसरे से अलग है, और दोनों का जो अरेंजमेंट है वो लॉजिकली है। ठीक है,
फिर आता है कैनन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ चेन ऑफ क्लासेस। इसमें ये आता है कि ये कैनन ये चीज़ डील करता है कि किस तरीके से एक जो आपने कैरेक्टरिस्टिक से डिफ्रेंशिएट किया वो एक क्लास दूसरे क्लास से किस तरीके से लिंक्ड है। जैसे कि आपका सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट इसमें मैटर करता है कि आप कैसे किस तरीके से आप इसमें अरेंजमेंट कर रहे हैं। और ये भी याद रखना है कैनन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ चेन ऑफ क्लासेस में जो आपका डिवीज़न होगा वो जनरल टू स्पेसिफिक क्लास होगा। इसमें क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए साइंस डिवाइड किए तो साइंस से फिजिक्स गए, फिर मैकेनिक्स गए, फिर डायनेमिक्स गए, कैनेटिक्स गए। तो ये आपको याद रखना है कि आपका सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स कैसा है। फिर आता है आपका कैनन फॉर फिलेटरी सीक्वेंस। कैनन ऑफ फिलेटरी सीक्वेंस का मतलब होता है कि आपका जो इसमें अरेंजमेंट होना चाहिए वो पेरेंट चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड इस तरीके से, मतलब एक होता है ना हिरारिकल होना चाहिए। जिन मतलब आपका ऐसा लगना चाहिए कि आपका वंशानुगत क्या है क्रम से हो रहा है। जैसे सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गया है, जैसे सबसे पहले ग्रैंड चाइल्ड आएगा, फिर पेरेंट आएगा और फिर चाइल्ड आएगा। तो जैसे देखिए एग्जांपल में बायोलॉजी है, उसका फिर लिविंग बींग्स में एनिमल्स, फिर मैमल्स, फिर ह्यूमंस, फिर इंडियन ह्यूमंस। तो इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है। मतलब कि फिलेटरी सीक्वेंस में आपका दिखना चाहिए कि रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है, तो फैमिली लाइक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ये हो गया आइडिया प्लेन के पांचों कैनन्स जो हम लोगों ने समझा। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको ऐसा लेना है क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग को एक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवाइड करना है। इसमें हमारा जब एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं तो वो लॉजिकल होना चाहिए। अरे में क्या होना चाहिए, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स लेना चाहिए जो कि एक क्लासेस बना सके। इसमें हम लोग को जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं वो लिंक क्रिएट करना चाहिए एक दूसरे से। इसमें क्या होना चाहिए, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनना चाहिए जब हम एक इसको क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के पार्ट। देखिए कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 कैनन्स आते हैं, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, कैनन ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड कैनन ऑफ परमिनेंस। कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हम लोग को एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा लेना है जो कि एक क्लास से दूसरे क्लास को क्लियरली क्या कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग बुक्स को हम लोग लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, बंगाली ये सारा क्या कर रही है, एक दूसरे को आराम से क्या कर रही है, एक क्लास दूसरे क्लास को डिफरेंशिएट करे। तो हम लोग को ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है कि एक क्लास दूसरे क्लास को अलग कर सके। सस्टेनेबिलिटी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक क्लास हमारा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है कि जो हमारा क्लास जो बनेगा, अरे के अंदर जो क्लास बनेगा वो एकदम क्लियर होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब निश्चित होना चाहिए। और जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यूज़र को आराम से समझ आना चाहिए। परमिनेंस का मतलब क्या होता है, परमिनेंस का मतलब ये होता है ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हमको लेना है जो कि परमानेंट हो, ऐसा नहीं कि टेम्प्रोरी हो और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, रेगुलर चेंज होता हो। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग स्टूडेंट्स को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो वो क्या है, परमानेंट है कि डेट ऑफ बर्थ किसी का बार बार नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम उनको क्या कहते हैं, किसी भी बड़े लोगों को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि उनके मूड के हिसाब से डिवाइड करें तो वो मूड क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो हम लोग को कभी भी क्लासीफाई करते समय क्लास का जो सब्जेक्ट होता है, किसी भी अरे को या क्लास को हमको इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो उसका हेडिंग है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो परमानेंट होना चाहिए, टेम्प्रोरी नहीं होना चाहिए। फिर आता है आइडिया प्लेन का सेकंड कैनन, कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इसमें 3 कैनन आते हैं, कैनन ऑफ कॉन्कोमिटेंस, कैनन ऑफ रेलिवेंट सक्सेशन एंड कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस। देखिए कैनन ऑफ कॉन्कोमिटेंस का मतलब होता है कि हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा लेना है जो कि एक दूसरे से नेचुरल रिलेशन दिखाए, मतलब कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। अगर हम लोग बुक्स को क्लासीफाई कर रहे हैं तो वो लिटरेचर है, जैसे मान लीजिए तो लिटरेचर के बाद लैंग्वेज आता है, फिर वो कब किस पीरियड में बना है वो बुक, तो ये एक लॉजिकल है। लेकिन अगर हम लोग लिटरेचर को उसके साइज और कलर के हिसाब से करेंगे तो ये एक नेचुरल रिलेशन आपको नहीं शो करेगा। तो आपको याद रखना है कि हम लोग को एक ऐसा ये कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करना है जो कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, एक नेचुरल रिलेशन दे। कैनन ऑफ रेलिवेंट सक्सेशन का मतलब होता है कि ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है जो कि एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं लेना है जो कि एक दूसरे से इरिलीवेंट ऑर्डर का नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री बुक को क्लासीफाई कर रहे हैं
तो कंट्री आएगा, पीरियड आएगा, उससे रिलेटेड इवेंट आएगा। लेकिन अगर आप पीरियड, ऑथर और बाइंडिंग टाइप लेंगे तो ये एकदम से इरिलीवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। मतलब जब भी आप एक क्लास को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो नीचे का होगा आइसोलेट्स, वो एकदम रिलेटेड ही होना चाहिए, इरिलीवेंट ऑर्डर में आपको नहीं लेना है। कंसिस्टेंट सिक्वेंसन का मतलब होता है, कंसिस्टेंट सक्सेशन का मतलब होता है, इसमें क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब क्लासिफिकेशन तक क्या होना चाहिए, वो वही उसी ऑर्डर में फॉलो होता रहना चाहिए, सेम टाइप ऑफ सब्जेक्ट उसी ऑर्डर में फॉलो होता रहना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको क्या कर रहे हैं कि चेंज करते रह रहे हैं, रैंडमली उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आता है आपका कैनन ऑफ अरे। कैनन ऑफ अरे में 4 टाइप्स आते हैं, कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस, कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस, कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस एंड कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस। याद रखिएगा, एग्जॉस्टिवनेस और एक्सक्लूसिवनेस से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनका मतलब याद रखिएगा। कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस का मतलब होता है कि क्लास का जो डिवीज़न है मस्ट भी एग्जॉस्टिव होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर का जितना भी सब क्लासेस है वो सारा कुछ इंक्लूड होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम उसमें इंक्लूड कर सकें। अब बहुत बार सीसी का जब आप नंबर बनाते हैं तो आप देखिएगा जैसे प्रिंट हो गया, ये सारी चीज़ों में एक सब क्लास ऐसा दिया रहेगा अदर प्रिंट्स, तो जो चीज़ छूट जाता है वो अदर प्रिंट्स के अंतर्गत आ जाता है। ये तो जो चीज़ नहीं दिया रहता है सीसी में तो हम लोग उस वर्ड्स, उस जो भी क्लासिफिकेशन, उसका एक कैपिटल लेटर हम यूज़ करते हैं। तो इससे ये दर्शाता है कि हम लोग जब भी एक अरे को आइसोलेट्स में डिवाइड करते हैं, सब क्लास में डिवाइड करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सारा कुछ क्या हो जाए, उसमें इंक्लूड हो जाए। तो हमको ये याद रखना है कि कोई भी क्लास को हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमको कोशिश करना है कि उसका सारा सब क्लासेस उसमें शामिल हो जाए। तो यही है कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस। कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस ये है कि ये कैनन कहता है कि किसी भी क्लास को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आने वाले सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट्स या एंटिटीज आपस में ओवरलैप ना करें। अब देखिए, यदि जैसे कि मान लीजिए, यानी एक ही आइटम दो अलग अलग क्लासेस में रिपीट ना होना चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई भी एक ही आइटम जो ले रहे हैं वो 2 क्लासेस में आपको रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये क्या कहता है, कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस। एग्जॉस्टिवनेस कहना चाहिए, कहता है कि सारा सब ग्रुप्स आ जाए, सम्मिलित हो जाए, और इसमें कहता है कि एक चीज़ दोबारा से ओवरलैप नहीं होना चाहिए और दोबारा से रिपीट भी नहीं होना चाहिए। कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस ये कहता है कि आपको क्लासेस को इस तरीके से लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि यूज़र के लिए हेल्पफुल हो और कन्वीनियंट हो। कंसिस्टेंट सीक्वेंस में क्या होता है कि ऐसा आपको क्लास चूज़ करना है जो कि पूरे क्लासिफिकेशन तक रिमेन कंसिस्टेंट हो, लगातार वो चलता रहे। देखिए, अब कैनन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ चेन में क्या आता है, 2 कैनन आता है, कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कैनन ऑफ चेन में कौन कौन सा कैनन आता है, कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, और ऑप्शन बहुत सारे दिए रहेंगे, तो आपको याद रखना चाहिए रहना है कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन। कैनन ऑफ फिलेटरी सीक्वेंस में आता है कैनन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास एंड कैनन ऑफ कोऑर्डिनेट क्लासेस। अब हम लोग पढ़ेंगे कैनन ऑफ वर्बल प्लेन। देखिए, कैनन ऑफ वर्बल प्लेन जो होता है उसके अंतर्गत आता है कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी। कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी जो होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं, जो कि होता है कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ इन्यूमरेशन, कैनन ऑफ करेंसी एंड कैनन ऑफ रेटिसेंस। कैनन ऑफ करेंसी और रेटिसेंस से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप जो भी क्लास को डिवाइड कर रहे हैं, वर्ड और टर्म को यूज़ कर रहे हैं, वो एक उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप डिवाइड कुछ और कर रहे हैं और जो उसका जो सब क्लास बना रहे हैं वो कुछ अलग ही चीज़ पे डिफाइन कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो क्लास को डिवाइड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, उसमें जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। इन्यूमरेशन का मतलब होता है कि ऑल टर्म्स और कॉन्सेप्ट जो होता है वो शुड बी क्लियरली होना चाहिए, मतलब कि आपका जो सब क्लासेस है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, यूज़र को पता चलना चाहिए। ऐसा कंफ्यूजिंग आइटम या कंफ्यूजिंग टर्म आपको यूज़ नहीं करना है। कैनन ऑफ करेंसी का मतलब ये होता है कि आपको हमेशा वही टर्म यूज़ करना है जो कि अभी करंट में चल रहा है, अप टू डेट टर्मिनोलॉजी क्लासिफिकेशन में आपका हमेशा यूज़ होते रहना चाहिए। जैसे कि आपको कंप्यूटर साइंस वर्ड यूज़ करना है, ये नहीं कि ओल्ड टर्म हम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, तो आपको हमेशा अप टू डेट टर्मिनोलॉजी ही यूज़ करना है, ये कहलाता है कैनन ऑफ करेंसी।
कैनन ऑफ रेटिसेंस ये कहता है कि आपको अननेसेसरी डिटेल्स क्लासिफिकेशन करते हुए नहीं देना है, शॉर्ट सिंपल एंड टू द पॉइंट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देना है। जैसे कि आप फिजिक्स लिख रहे हैं तो आपको ये नहीं लिखना है कि फिजिक्स रिलेटेड टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ऐसे नहीं लिखना है। आपको जो भी, आपको पता है कि फिजिक्स में जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जब भी कोई वो गति में चलता है, कोई भी वस्तु अगर गति में चलती है तो हम लोग उसको सिंपल मैकेनिक्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो आपको अननेसेसरी डिटेल नहीं देना है, आपको एक शॉर्ट एंड टू द पॉइंट ही डिटेल्स देना है, टर्म्स देने हैं। तो वो कहलाता है कैनन ऑफ रेटिसेंस। अब देखिए कैनन ऑफ नोटेशन। कैनन ऑफ नोटेशन में आपको याद रखना है बेसिक कैनन्स आपके 12 हैं, मैनोमोनिक्स आपके 5 हैं, ग्रोइंग यूनिवर्स 4 है, बुक क्लासिफिकेशन के 3 कैनन्स हैं। अब देखिए आपसे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा वही मैं आपको डिस्कस करूंगी, जिससे लगातार क्वेश्चन आता है। पहले तो इसका याद रखिएगा कि कैनन ऑफ नोटेशंस में कितने आते हैं, तो 4 बेसिक कैनन्स, मैनोमोनिक्स, ग्रोइंग यूनिवर्स एंड बुक क्लासिफिकेशन। देखिए कैनन ऑफ बेसिक कैनन्स, नोटेशन में बेसिक कैनन्स हैं वो जो है 12 टाइप के, जैसे कैनन ऑफ होमोनिम एंड कैनन ऑफ सिनोनिम, इसको मैंने एक साथ लिखा हुआ है तो याद रखिएगा। कैनन ऑफ होमोनिम एंड सिनोनिम, कैनन ऑफ रिलेटिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी, कैनन ऑफ हियरार्की एंड नॉन हियरार्की, कैनन ऑफ मिक्स्ड एंड प्योर नोटेशन, कैनन ऑफ फेसेटेड एंड नॉन फेसेटेड नोटेशन, कैनन ऑफ कोएक्सटेंसिवनेस एंड नॉन कोएक्सटेंसिवनेस। अब देखिए जनरल मैनोमोनिक्स में आता है अल्फ़ाबेटिकल कैनन ऑफ मैनोमोनिक्स में आता है 5, कैनन ऑफ जनरल मैनोमोनिक्स, कैनन ऑफ अल्फ़ाबेटिकल मैनोमोनिक्स, शेड्यूल्ड मैनोमोनिक्स, सिस्टमैटिक मैनोमोनिक्स और सेमिनल मैनोमोनिक्स। देखिए बहुत बार आपसे ऑप्शन में चूज़ करने के लिए आता है कि कौन सा मैनोमोनिक्स आता है कैनन ऑफ नोटेशन में, तो ये याद रखिएगा। कैनन ऑफ ग्रोइंग यूनिवर्स में आता है कैनन ऑफ एक्सट्रापोलेशन इन अरे, कैनन ऑफ इंटरपोलेशन इन अरे, कैनन ऑफ एक्सट्रापोलेशन इन चेन, कैनन ऑफ इंटरपोलेशन इन चेन, तो ये भी याद रखिएगा। कैनन ऑफ बुक क्लासिफिकेशन में 3 आता है, कैनन ऑफ बुक नंबर, कैनन ऑफ क्लास कलेक्शन नंबर, कैनन ऑफ डिस्टिंक्टनेस। कैनन ऑफ कॉल नंबर पे टिक मत लगा दीजिएगा, तो ये 3 याद रखिएगा, कैनन ऑफ बुक नंबर, कैनन ऑफ कलेक्शन नंबर, कैनन ऑफ डिस्टिंक्टनेस। अब आता है कैनन ऑफ हियरार्की को समझते हैं हम। देखिए कैनन ऑफ हियरार्की का मतलब होता है हियरार्किकल ऑर्डर होना चाहिए, जनरल टू स्पेसिफिक आपका क्लासिफिकेशन होना चाहिए। कैनन ऑफ होमोनिम एंड सिनोनिम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए कैनन ऑफ होमोनिम का मतलब होता है एक क्लास नंबर जो है वो कोई एक ही सब्जेक्ट से डिनोट होना चाहिए, डिनोट वन एंड ओनली वन सब्जेक्ट। और कैनन ऑफ सिनोनिम क्या कहता है, कोई भी एक सब्जेक्ट जो होता है वो एक ही क्लास नंबर से ही डिनोट होना चाहिए। तो बस उल्टा ही है, कैनन ऑफ होमोनिम में क्या होता है, एक क्लास नंबर एक सब्जेक्ट से डिनोट होना चाहिए, और कैनन ऑफ सिनोनिम एक सब्जेक्ट जो होता है वो कोई एक वन एंड ओनली एक कोई एक क्लास नंबर से डिनोट होना चाहिए। कैनन ऑफ फेसेटेड नोटेशन, नोटेशन को फेसेट शो करने चाहिए, जो फेसेट हम लोग को बताया गया है पमिस्ट। रिलेटिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी, हमारा जो ऑर्डर ऑफ क्लास है एक रिलेटिव होना चाहिए। मिक्स नोटेशन, हम लोग उसमें नोटेशंस यूज़ कर सकते हैं, मिक्स लेटर्स हम लोग को यूज़ करना चाहिए। को एक्सटेंसिवनेस, हम लोग का जो नोटेशन है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए एग्जैक्टली द सेम स्कोप एज द क्लास, मतलब कि उसी क्लास के बराबर होना चाहिए, ना अधिक ना ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए बहुत बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीसी में आपका रोमन कैप्स कितना यूज़ हुआ है, मतलब ए से जेड तक तो 26, ग्रीक डेल्टा कितना यूज़ हुआ है तो 1, इंडो अरेबिक डेसिमल नंबर कितने यूज़ हुए हैं तो 10, छोटी ए से जेड एक्सक्लूडिंग ILO इसको हटा के 23 यूज़ हुए हैं। इंडिकेटर डिजिट्स विथ एंटोराइजिंग वैल्यू कितने यूज़ हुए हैं तो 3, ऑर्डिनरी इंडिकेटर डिजिट्स कितने यूज़ हुए हैं तो 11, टोटल कितने टाइप के साइंस यूज़ हुए हैं, मिक्स नोटेशन यूज़ हुए हैं तो 74। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में इस टेबल से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारे 40+ क्वेश्चंस है, क्योंकि अभी इसी वीडियो में करने से बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो मेरे टेलीग्राम इंस्टा पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।